हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड में अधिशासी अधिकारी और बंदी रक्षक की तैयारी कर रहे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी का वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों की मांग थी कि हिंदी की वीडियो लेकर आइए। अब हम हफ्ते में 1 या 2 दिन हिंदी के वीडियो भी लाने के प्रयास करेंगे ताकि बच्चों को मदद मिल सके। तो इसमें हमने हिंदी ग्रामर में जो सिलेबस है आपका ईओ का और जो आपका बंदी रक्षक का, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। तो आप इनको देख के हमें कमेंट करिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और आपकी अगर कोई हिंदी को लेकर के दूसरी तरह का कोई सिलेबस को लेकर के डिमांड है, कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो हमने हिंदी के जो क्वेश्चन बना रखे हैं वो आपके जो आपका सिलेबस है उसी को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही पेपर आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कराने हैं। तो लगभग हिंदी का उनका जो अप्रोच रहती है वो सेम रहती है, तो उसी पर आधारित है। तो हिंदी वर्णमाला, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटे स्वर, छोटे। हिंदी वर्णमाला में 4 स्वर आपके छोटे स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ छोटा, ई छोटी, ऊ छोटा और री, ये आपके छोटे स्वर हैं। इसके अलावा अगर इनमें हम आपका मात्रा लगा दें तो ये आ बड़ा हो जाता है, ये ई बड़ी हो जाती है, ये ऊ बड़ा हो जाता है, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बाकी ए, आई, ओ, औ ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो जो दीर्घ स्वर हैं वो 3 हैं। लघु स्वर जो है या ह्रस्व स्वर या इसे क्या बोलते हैं? लघु, वो है आपके 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर कंठ तालव्य है? कंठ और तालव्य 4 दिए हैं। ई दिया है, आ दिया है, ओ दिया है और ए दिया है। तो कंठ तालव्य का मतलब इनमें से किन स्वरों को बोल रहे थे? तो स्वरों को बोलते समय मुख भाग में बहुत ज्यादा प्रेशर होता नहीं है, इसीलिए स्वर हैं वो, परंतु फिर भी इसमें ध्वनि उत्पन्न होने के लिए 2 आपके जगहों का इस्तेमाल होता है, कंठ और तालव्य, यानी कि गले और तालु जो एक साथ काम करते हैं वो करते हैं ए में। जब आप ए बोलोगे तो आपका कंठ और तला दोनों काम करेंगे, जबकि ओ में नहीं करेंगे, ओ में होंठ करते हैं। और आपका आ में केवल गला ही करता है, ई में केवल गला करता है। तो ये आपका ए जो स्वर है वो आपका कंठ है, तालव्य स्वर कहलाते हैं। व्यंजनों में तो बहुत सारे होंगे, लेकिन स्वरों में आपका ए। वार्तालाप शब्द इनमें से ए सही होगा। वार्तालाप शब्द में कौन सी संधि होगी? वार्तालाप, अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो ये शब्द बना है वार्ता और आलाप। वार्ता और आलाप, तो इसमें अगर संधि बनाए हम तो क्या बनेगा? वो आ धन तो धन रो धन आ, इसका अंत हुआ आ में और इसका आरंभ भी हुआ आ में। जब एक ही जैसे 2 स्वर, लघु या दीर्घ स्वर एक ही जैसे हो, लघु हो या दीर्घ हो, या लघु लघु हो या दीर्घ दीर्घ हो, तो जब वो मिलते हैं तो दीर्घ यानी कि एक ही बनता है, वार्तालाप। इसका आ और ये आ मिलकर के आ बन गया, तो ये वार्तालाप बन गया, एक ही रहेगा। जो इसमें है ये वाला खत्म हो जाएगा, ये इसमें मिल गया। तो ये आपका जब दीर्घ स्वर बनता है तो वहां पर होती है दीर्घ संधि, तो इसमें होगी आपके दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, अहेर शब्द का तत्सम होगा। अहेर एक तद्भव शब्द है और अहेर शब्द का जो आपका तत्सम है वो होगा आखेट। आखेट मतलब शिकार करना। संस्कृत में अहेर मतलब आपका जो आपका तद्भव है वो अहेर होगा और आखेट आपका इसका तत्सम होगा, यानी कि संस्कृत का शब्द क्या है? आखेट है और इसको अहेर आपका इसका तद्भव हो गया। ठीक है, अगला खिचड़ी शब्द उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द होगा? खिचड़ी। खिचड़ी शब्द क्या है? देशज, यानी कि हमारे जो स्थानीय भाषाएं हैं उनसे निकला हुआ शब्द। तत्सम आपको पता है संस्कृत के शब्दों के समान है, जो वैसे क्या वैसे आ गए। तद्भव जो संस्कृत से निकले हैं लेकिन समान नहीं है, विदेशी जो भारत की सीमाओं के बाहर से आए। तो इसमें जो देशज है ये आपका क्या होगा? देशज हमारी सीमाओं के अंदर आया है लेकिन किसी अज्ञात स्रोत से आया है, तो खिचड़ी आपका हमारी देशज भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक शब्द योगरूढ़ शब्द है? योगरूढ़ मतलब बनते समय यौगिक और रूढ़, जैसे ये है गौशाला,
ये दो शब्दों से बना है। गोधन शाला, गायों के लिए रहने का स्थान। तो ये आपका यौगिक तो है, रूढ़ नहीं है, क्योंकि गौशाला का वही अर्थ लिया जाता है जो है गौशाला, गाय के लिए शाला या गाय के रहने का स्थान। अब ये जो जलज है, जल धन अज, जल का मतलब पानी हो गया, अज का मतलब पुत्र हो गया। तो ये जलज शब्द जो बना है यह है तो यौगिक शब्द। कैसा है? यौगिक। लेकिन इसका सामान्य अर्थ ना लेकर के जल का पुत्र नहीं कहेंगे। जलज का मतलब जल का पुत्र नहीं, बल्कि इसे हम क्या बोलते हैं? कमल। तो इसका मतलब यह है कि ये बनते समय तो यौगिक था, अर्थ में हो गया है रूढ़, इसीलिए ये शब्द कहलाएगा योग रूढ़। ठीक है? योग रूढ़ का मतलब शब्द बनते समय तो दो शब्दों से बने, परंतु अर्थ में उसका सामान्य अर्थ ना लेकर, जैसे बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ लिया जाता है, वैसे योग रूढ़ शब्द का अर्थ दूसरा लिया जाता है और बनते समय वो रूढ़ नहीं होता है बल्कि यौगिक। क्योंकि रूढ़ शब्द अपने आप में क्या है? एकल शब्द है। जैसे योद्धा शब्द है, ये रूढ़ होगा क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर के नहीं बना है, बाकी सारे दो शब्दों से मिलकर के बने हैं। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निषिद्ध शब्द का विलोमार्थक होगा। निषिद्ध का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोक देना। निषिद्ध का मतलब किसी चीज को रोक देना। और विहित का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रवेश दे देना, अनुमति दे देना। रोक लगाना निषिद्ध और विहित होगा इसका विलोमार्थक शब्द। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित पद होगा। आप भला तो जग भला में रेखांकित क्या कर रखा है? आप इसमें क्या शब्द होगा? सीधी सी बात है, आप किसी आपके संज्ञा के बदले प्रयोग किया गया होगा तो होगा तो सर्वनाम ही। अब सर्वनाम में कौन सा वाला सर्वनाम होगा? अब क्योंकि चार के चार सर्वनाम है तो इसमें पहचानने का तरीका यह है कि आप भला तो जग भला, यानी कि आपके लिए किसके? अपने आप के लिए कह रहा है। जो अपने या किसी की निजता को दर्शित करने के लिए आपके सर्वनाम प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, नाई शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द होगा। नाई शब्द, नाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? नाइया, नाई, नाइन या नाइन। तो इसका सही अर्थ होगा नाइन। जैसे नाई की पत्नी को हम नाइन बोलते हैं, जैसे धोबी की पत्नी को धोबिन बोला जाता है, नाई का स्त्रीलिंग हो जाएगा नाइन। बिना मतलब आपके शब्द के मूल अर्थ, मूल शब्द में परिवर्तन कर रहे, अगर हमने स्त्रीलिंग बनाना हो तो नाइन बन जाएगा। स्वतंत्रता हर व्यक्ति का मूल अधिकार है, रेखांकित पद होगा स्वतंत्रता। यहां पर इस वाक्य में स्वतंत्रता आपके व्याकरणिक आधार पर कौन सा शब्द होगा पूछ रहा है, तो क्या होगा? स्वतंत्रता क्या है बताओ? एक भाव ही तो है। स्वतंत्रता क्या है? एक भाव है। तो स्वतंत्रता क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सा एक शब्द बहुवचन है? बहुवचन। देखो इसका वाक्य में प्रयोग करो, मैंने उसे क्षमा कर दी, पेड़ की छाया पड़ रही है, जनता जाग उठी है। तो सब में क्या आया? इकारांत। होश, उसके होश उड़ गए, गए, जनता जाग उठी, छाया पड़ी, क्षमा, मैंने उसे क्षमा कर दी। इकारांत इकारांत इकारांत, सब क्या है बताओ? एक वचन। ये क्या? होश उड़ गए मतलब गए, यहां पर गया नहीं कह रहा है बल्कि गए, तो ये क्या होगा? बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं। बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं वाक्य में कारक होगा। बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं वाक्य में कारक क्या होगा कह रहा है? अपादान कारण, करण कारक, कर्म कारण, कर्ता कारण। बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं वाक्य है। स्कूल जाना क्रिया हो गई, बच्चे इसमें कर्ता हो गए और साइकिल क्या हो गया? कर्म। साइकिल क्या हो गया? कर्म। यानी कि इस क्रिया को करने का माध्यम, जिसमें माध्यम का से होता है, इसे बच्चे साइकिल द्वारा स्कूल जाते हैं भी लिख सकते हो। तो ये किसका होगा बताओ? से और द्वारा, करण का। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है। भयभीत, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। भयभीत, वह व्यक्ति भयभीत है, यानी कि उस व्यक्ति का गुण बता रहा है।
भयभीत व्यक्ति, निर्भीक व्यक्ति यानी कि निडर व्यक्ति उसका गुण, भीरू व्यक्ति यानी कि डरपोक व्यक्ति उसका गुण। ठीक है, तो ये क्या है गुण, ये क्या है गुण, ये क्या है गुण। और किसी चीज का गुण, संज्ञा और सर्वनाम का गुण बताने वाला क्या होता है, विशेषण होता है। भय, भय किसी का गुण नहीं है, भय एक भाव है, ये आपका भाववाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा, इसीलिए ये जो आपका भय शब्द है ये विशेषण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, नदी बहती चली जा रही है, वाक्य में कौन सा पदबंध होगा, पदबंध। पदबंध का मतलब क्या होता है, जब किसी एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण के लिए जब हम किसी कई सारी चीजों के लिए एक शब्द का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि पद तो एक से अधिक हैं लेकिन काम एक का ही कर रहे हैं, तो ऐसे पदों के योग को पदबंध बोलते हैं। जैसे देखो ये नदी, इसमें क्या है, एक शब्द है जो एक क्रिया कर रही है बहने का। अब बताओ, नदी बहती है लिखता तो भी काम चल जाता, नदी जा रही है लिखता तब भी काम चल जाता, बहती जा रही है, यानी कि इतने क्रिया शब्द केवल क्या बता रहे हैं, नदी का बहना। तो ये शब्द का ये चार जो आपके पद हैं इनके योग को हम बोलेंगे पदबंध, क्योंकि ये एक के लिए काम कर रहे हैं, केवल बहने का बता रहे हैं। ठीक है, अब इस पदबंधों में सारे के सारे शब्द क्या हैं, क्रिया, तो ये पदबंध कैसा होगा, क्रिया पदबंध। कैसा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध। अगला क्वेश्चन है, वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, रेखांकित पद क्या होगा, वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, रेखांकित पद, ए विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी सर्वनाम, डी संज्ञा। वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, ए विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी सर्वनाम। यहां क्या हो रहा है, हो रही है, होना क्या है, क्रिया, और जो शब्द क्रिया की क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है, क्रिया की विशेषता, कब, कहां, कैसे, कितना, यानी कि मात्रा में, समय में, स्थान में और उसे करने की विधि में, यानी कि रीतिवाचक या विधिवाचक, कर्म आपका जो समयवाचक है, कालवाचक जिसे बोलते हैं, या स्थानवाचक है, या मात्रा परिमाणवाचक, चार ही तरह के क्रिया विशेषण हो सकते हैं। तो ये मात्रा बता रहा है क्रिया की, तो क्रिया की मात्रा बताए तो क्या होगा, क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किस में बताया जा सकता है, या तो मात्रा में, या समय में, या स्थान में, या उस क्रिया के होने की विधि या रीति में। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रेरणार्थक क्रिया है, गिरना। गिरना क्या है, सामान्य क्रिया, उठना सामान्य क्रिया, सुनना सामान्य क्रिया, लिखना सामान्य, लिखवाना प्रेरणा देकर के किसी से कोई काम करवाना, खुद ना करके क्रिया किसी और से करवाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक। यानी कि किसी को काम करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ये गिरना खुद से हो सकता है, उठना खुद से, सुनना खुद से, लिखना खुद से हो सकता है, लेकिन लिखवाना दूसरे से होगा प्रेरणा दे करके, तो आपका लिखवाना शब्द में क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, किस एक में कर्म वाच्य है, चार वाक्य दिए हैं, वाच्य बताना है। वाच्य का मतलब वॉइस, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। तुम लिख नहीं सकते हो, तुम लिख नहीं सकते हो, ये क्या होगा, भाववाच्य। कौन सा होगा, भाववाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, कौन सा होगा, भाववाच्य, जिसमें क्रिया केवल मौखिक हो रही है, जमीन पर नहीं। चूहा बिल्ली के हाथों मारा गया, चूहा बिल्ली के हाथों मारा गया, बिल्ली क्या है, कर्ता, जिसने काम करा। मारना क्या है, क्रिया। किसको मारा है, चूहे को। अब ये बताइए इस वाक्य में बात चूहे की बात कर रहा है या बिल्ली की, चूहा मारा गया कह रहा है या बिल्ली ने मारा कह रहा है। इस वाक्य का जो कहने का आशय है वो चूहा मारा गया कहने का है, ना कि बिल्ली ने मारा कहने का। अगर ये कहता बिल्ली ने चूहा मारा तो वाक्य क्या हो जाता, क्या हो जाता, ये कर्तृवाच्य हो जाता। अब इसमें ये कर्मवाच्य है, क्योंकि कर्म क्या है, चूहा, और इसमें बात कर्म की हो रही है, चूहे की, इसलिए ये कर्मवाच्य है। ये वाला कौन सा है, कर्म। राम ने मेज तोड़ी, मेज की बात हो रही है राम की, देखो राम करता है, मेज कर्म है जिससे काम हो रहा है, तोड़ना क्या है, क्रिया। तो ये बताओ हो क्या रहा है, इसमें राम की बात हो रही है। अरे मेज राम ने तोड़ी कहता तो मेज की बात होती है, क्या कह रहा है, राम ने मेज तोड़ी, यानी कि राम को आक्षेप किया जा रहा है, राम की बात हो रही है, तो ये कर्तृवाच्य होगा। ये कौन सा होगा,
करते। कर्मवाच्य कौन सा होगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में अकर्मक क्रिया है? मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं, खाना क्या है? क्रिया। आम क्या हो गया? कर्म। तो क्रिया के साथ कर्म आया, सकर्मक। ये चीजें तुम्हारा मन ललचाती हैं। मन ललचाना क्या है? आपका क्रिया है और चीजें क्या हैं? कर्म हैं। तो कर्म आ गया इसके साथ भी। श्याम सोता है, सोना क्रिया है, श्याम क्या है? कर्ता। इसमें कहीं पर भी आपको कर्म नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गई? अकर्मक। कौन सी हो गई? अकर्मक। क्रिया है ही नहीं इसमें, कर्म है ही नहीं, अकर्मक पूछ रहा है, तो यही होगा। राम सिर खुजलाता है, खुजलाना क्या है? कार्य है, क्रिया है। सिर क्या है? कर्म है। राम क्या है? कर्ता, तो कर्म आ गया, ये भी सकर्मक। तो अकर्मक कौन हो गया? श्याम सोता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल होगा? प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करेंगे, यानी कि करेंगे भविष्य में होने वाला है। और भविष्य में क्या है? या तो आपका सामान्य भविष्य होता है, जैसे करेंगे कहा। अगर इसी में कहता प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? संभाव्य भविष्य। और कहेगा कि प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करेंगे, तब अमेरिका से अच्छे संबंध स्थापित होंगे, ये होगा हेतु हेतु मत भविष्य। तो ये वाला क्या है? प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करेंगे, केवल एक सामान्य वाक्य है, सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य है ये केवल, ठीक है। और संभावी भविष्य होता तो प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, या हो सकता है प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करेंगे, जिसमें आपका संभावना प्रकट करी जा रही है, ये स्पष्ट है। पैसे के बिना काम नहीं चलता, वाक्य है पैसे के बिना काम नहीं चलता, वाक्य में अव्यय होगा। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5। अव्यय में पहला क्या होता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात। लेकिन इस वाक्य में क्या होगा? देखिए, कभी भी जब आपके संबंध जोड़ने वाले शब्द से पहले कारक चिन्ह आए, पैसे, एक आपका काम नहीं चलता है, एक पैसा है, दो पक्ष हैं इस वाक्य के, इन्हें जोड़ कौन रहा है? के बिना। बिना इसका मतलब अव्यय शब्द हो गया। और जब भी अव्यय शब्द के आगे कोई कारक चिन्ह, परसर्ग आए, क्या आए? परसर्ग या कारक चिन्ह आए, तो उसकी पहचान क्या होती है? वो संबंध बोधक होता है। ये ध्यान में रख लेना, किसी भी आपके वाक्य के अंशों को जोड़ने वाला शब्द क्या होता है? अव्यय। और उस अव्यय शब्द के आगे अगर क्या आ जाए? कारक चिन्ह आ जाए, तो वो संबंध बोधक अव्यय होता है। अगला क्वेश्चन है, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? पराजय, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? जय शब्द से बना है क्या? परा, तो क्या लगा है आगे? परा लगा है, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगता है, जय के आगे लगा है पराजय, तो परा ही क्या होगा इसमें? आपका उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, किस एक शब्द में तद्वित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तद्वित, तद्वित प्रत्यय मतलब जो प्रत्यय आपका कृत प्रत्यय ना हो, यानी कि जिसमें क्रिया का प्रयोग ना हुआ हो, ठीक है। जैसे इसमें भिड़ंत है, भिड़ना क्या है? एक क्रिया। लड़ना क्या है? एक क्रिया। मिलना क्या है? एक क्रिया। तो इसमें जो भी लगा है वो आपका क्या कहलाएगा? क्रिया प्रत्यय। क्रिया प्रत्यय, क्रिया प्रत्यय, क्रिया शब्द से बना है। ये क्या है? वार्षिक, वर्ष से बना है, वर्ष क्रिया नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है? ये तद्वित प्रत्यय। तद्वित का मतलब ऐसे प्रत्यय शब्द जो किसी क्रिया शब्द के पीछे नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि मूल रूप से दो ही हैं प्रत्यय, या तो क्रिया प्रत्यय होगा या तद्वित। स्त्री प्रत्यय जिसमें स्त्रीलिंग बन जाता है उसे बोलते हैं, वो इन्हीं में से कुछ होगा। बट दो मूल जो प्रत्यय हैं उनमें से आपका क्या जो तद्वित प्रत्यय होगा वो क्रिया के पीछे नहीं लगा होगा, बल्कि किसी अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्द के पीछे लगा होगा। तो वार्षिक शब्द के पीछे, वर्ष शब्द के पीछे जो इक लगा है वो आपका तद्वित प्रत्यय होगा। ये सब आपके क्रिया प्रत्यय होंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋषियों ने अहिंसा को परम धर्म बताया है, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य होगा? ऋषियों ने अहिंसा को परम धर्म बताया है, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या विधिवाचक? ऋषियों ने अहिंसा को परम धर्म बताया है, देखो सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही क्या है? उपवाक्य है, और इसमें कोई अन्य दूसरा उपवाक्य है नहीं।
जब दो या दो से अधिक उपवाक्य मिलते हैं या तो वो संयुक्त होते हैं या मिश्र होते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी बनावट कैसी है। ठीक है, जहां एक ही उपवाक्य हो, ऋषियों ने अहिंसा को परम धर्म बताया, ठीक है, तो ये एक ही वाक्य है, तो इसका मतलब ये सरल वाक्य है, एक ही विधेय एक ही उद्देश्य। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? मेरी दो बहनें और एक भाई है। मेरी दो बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और दो बहनें हैं। मेरी एक भाई और दो बहनें हैं। मेरा एक भाई और दो बहन, देखो ये तो गलत ही हो गया। मेरी भाई, मेरे एक भाई एक दो भाई बहन है, ये भी गलत हो गया, स्पष्टता ही नहीं है, भाई बताए बहन। अब इन दोनों में देखो, मेरी दो बहनें और एक भाई है, मेरा एक भाई और दो बहनें, तो क्या सही लग रहा है? पहले एक को बताना, उसके बाद दो को बताना, तो सही ये होगा, कम को पहले, ज्यादा को बाद में। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होगा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होगा। वर्ण अक्षर को बोलते हैं, बिल्कुल सही। जाति को, किस वर्ण से है। रंग को, इसका वर्ण कैसा है, काला गोरा जो भी है, समझ गए ना। सुंदरता के लिए वर्ण शब्द नहीं होगा, इसका मतलब ये वाक्य सही है। वर्ण आपका सुंदरता वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, बाकी तीन के तीन है। कौन सा एक गुस्से का समानार्थी नहीं है? गुस्सा, अमर्ष गुस्से का ही समानार्थी है। ताव भी है, रोज भी है, अपकर्ष नहीं है। अपकर्ष का मतलब नीचे की तरफ आना, किसी का पतन होना, ना कि आपका क्या, गुस्सा। अगला क्वेश्चन है, खर शब्द का अनेकार्थी होगा। खर शब्द, खर किसे बोला जाता है? गधे को, गधा खर शब्द का अनेकार्थी है। अगला क्वेश्चन है, किसी कथन पर सहमत होने के लिए एक शब्द होगा। किसी कथन पर सहमत होने का मतलब क्या है? अपनी सहमति देना। क्या है? सहमति। इसके लिए क्या होगा? एक शब्द, सहमति। किसी शब्द को, किसी आपके कथन पर सहमत होना क्या कहलाएगा? सहमत, मतलब एक जैसा मत। कौन सा एक शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ का मतलब क्या होता है? रात, तो रात्रि तो ठीक है, रजनी भी ठीक है, निशा भी ठीक है, तम नहीं है। तम का मतलब अंधेरा होता है, ना कि रात्रि। तम का मतलब अंधेरा, वो दिन में भी कहीं अंधेरा है तो वो तम कहलाएगा। लेकिन निशीथ केवल इनके लिए ही प्रयोग में लाई जा सकती है। निशीथ का तम से कोई आपका अप्रत्यक्ष मतलब तो है, क्योंकि रात अंधेरी होती है, बट आपका अंधेरा शब्द आपका अपने आप में निशीथ नहीं है। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ गई का अर्थ क्या है? गए थे रोजा छुड़ाने मतलब आपके किसी का उपकार करने के लिए गए थे, लेकिन वहां से आपको क्या मिल गया? स्वयं दुख भोगना पड़ रहा है, इसका अर्थ ये होगा। ये 30 क्वेश्चन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे ज्यादा क्वेश्चन लाए हिंदी के। अगली बार हो सकता है 50 लेकर के आए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, और आपको कैसे लग रहे हैं हमारे वीडियो हिंदी के, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका जो लाइक है, शेयर है, उसे कर दीजिए। उसके अलावा आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं कि आपके सिलेबस में कोई एक्स्ट्रा चीज हो, आपने पढ़ी हो, आपको लग रहा है कि ये आया हो, आपके अध्ययन में हो, हमारी दृष्टि ना पड़ी हो, तो उससे संबंधित कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। फिलहाल आपके कोशिश ये करी गई है कि आपके सभी सिलेबस कवर हो जाएं। धन्यवाद।